हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए, उस कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन आपको दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने का काम करूँगा। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से बता दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर, आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना, ताकि आपको हेल्प मिले। बीए लास्ट ईयर, बीए फाइनल ईयर या बीए थर्ड ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। बोले तो भूगोल ऑनर्स का 5वां पेपर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हो वो पूछा जाए। प्यारे दोस्तों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं। इसी से इन प्रश्नों की आपको अहमियत पता चलेगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। इन प्रश्नों की उत्तर की बात करें तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर, जी हाँ दोस्तों, कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर पसंद है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ साफ साफ, सबसे पहले आपको ये सारे प्रश्न अपने कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न कॉपी में लिख लेने हैं। आप बोलोगे क्यों, तो बात कर ले यहाँ पर इन प्रश्नों का आंसर जो है, जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ में इन प्रश्नों का आंसर ही आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपको ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लो, तो ही आपको पता चलेगा ना कि इन प्रश्नों का उत्तर कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लो। पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखाने के दौरान थोड़ा थोड़ा उत्तर भी बताने का काम करूँगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप आंसर का पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, मैंने वीडियो में पहले भी उत्तर जानने का प्रयास किया हुआ था और आपको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को लिखोगे। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के वीडियो में गारंटी लिया जाएगा कि आपको फुल मार्क्स मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, भूगोल में ब्लास्ट के योगदान का मूल्यांकन करें। जी हाँ, भूगोल में ब्लास्ट का क्या योगदान है, इसको आपको मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये प्रश्न रिपीट होने का वजह क्या है कि क्योंकि इससे बेहतर प्रश्न ज्योग्राफी में कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो भूगोल में ब्लास्ट के योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो ब्लास्ट की बात कर ले तो ब्लास्ट जो है फ्रांस की प्रमुख विचारधारा संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म के जन्मदाता और मानव भूगोल के संस्थापक थे, ठीक है। ब्लास महोदय फ्रांस की प्रमुख विचारधारा संभववाद के जन्मदाता यानी कि संभववाद के पिता और मानव भूगोल के संस्थापक थे। इतिहास और भूगोल विषयों में सब में शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्लास ने यानी कि इटली, यूनान तथा कई पूर्वी यूरोपीय देशों का भ्रमण भी किया था। तो ब्लास के बारे में आपको और भी विशेष जानकारी दी जाएगी उत्तर के पीडीएफ में। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को लिख लो। दूसरा प्रश्न आपका, विलानों के साथ साथ भूगोल के संबंध का परीक्षण कीजिए। जी हाँ, विलानों के साथ भूगोल के संबंध का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है।
ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आपसे, मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। मात्रात्मक क्रांति के बारे में सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, इसके बाद इसके गुण और अवगुण यानी कि नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी के बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको जानकारी साझा कर दूँ, ताकि आप आंसर का PDF जब पढ़ोगे तो आपको याद करने में और भी आसानी होगी। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, ये BPSC में भी कई बार पूछे गए हैं ये सवाल। 1950 के बाद भौगोलिक विषय सामग्री को सुचारू रूप से समझने के लिए सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों के प्रयोग में कई आई क्रांति को भूगोल मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ठीक है, 1950 ईस्वी के बाद जब हमारे भारत में पूर्ण रूप से हम गणतंत्र यानी कि पूरे भारत में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, 1950 26 जनवरी को की गई थी। तो इसके बाद जो है सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों के प्रयोग में आई क्रांति के भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूगोल को वैज्ञानिक रूप देना था। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ छात्रों का ये सवाल कि मात्रात्मक क्रांति का जनक यानी कि इनके पितामह कौन है। तो भूगोल में मात्रात्मक उपागम का प्रारंभ का श्रेय GK जीप को जाता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के सम्मेलन के बाद 1939 में ही यानी कि GK जीप ने नगर नियोजन और नगरीय सेवा केंद्रों को नियोजित विकास के लिए कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किया। इसमें किसी भी क्षेत्र नियोजित नगरीय विकास के पदानुक्रम सिद्धांतों पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे दोस्तों, हम लोग और भी मात्रात्मक क्रांति का महत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के आधार को एक स्थानिक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ाया, जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद घटनाओं के स्थानिक विश्लेषण से संबंधित था। सरल शब्दों में इसने भूगोल को सांख्यिकी विधियों में निहित कार्य प्रणाली के अनुप्रयोग के माध्यम से एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। तो इसके बारे में और भी आसान तरीके से समझेंगे। आपको उम्मीद है कि बाउंस हो गया होगा, अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, परंतु आंसर के PDF में आपको बाउंस नहीं होगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी आसान शब्दों में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भौतिक भूगोल। जी हाँ, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का मूल्यांकन करें। भौतिक भूगोल और तथा मानव भूगोल का मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उम्मीद है कि आप लिख। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, भौतिक भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे चारों ओर की दुनिया से संरचनाओं की जांच करता है। प्रकृति और मानव निर्मित दोनों के साथ साथ इनकी रचनात्मक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। ठीक है, मानव भूगोल मानव के स्थानीय पैटर्न और इन्हीं स्थानों पर गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतर जो है इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं। यहाँ पर जहाँ तक भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के विभाजन का संबंध है, यूनानी शायद पहले थे जिन्होंने एक अनुशासन शाखा रखी। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यदि विस्तार से वीडियो के माध्यम से बताया तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। उत्तर में आपको और भी विस्तार से बताया गया है। तो फिलहाल आप प्रश्न को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रीका के विभिन्न भू आकृतिक इकाइयों का वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अफ्रीका के विभिन्न भू आकृतिक इकाइयाँ कौन कौन से हैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं। इसके बाद इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताने हैं। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे मित्रों, अफ्रीका ऊंचे पठारों का महाद्वीप है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन एवं कठोर चट्टानों से हुआ। इसका लावा की बात करें तो इसका लावा जो है निर्मित पठार को ढाल यानी कि शील्ड कहते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र तथा भूशास्त्र तथा भूगर्भशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि 1 करोड़ वर्ष पहले समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था एवं इस स्थल पिंड का नामकरण पेंजिया यानी कि पूर्ण पृथ्वी किया। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों, कार्बन युग में पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, जिनमें से एक उत्तर तथा दूसरा दक्षिण में चला गया। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता था। अफ्रीका महादेश का धरातल प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में और भी विस्तार से समझेंगे। फिलहाल इसका उत्तर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर इस एक प्रश्न से 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 पेजेस 7 पेजेस में लिखना ही है। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से आपको उत्तर दिए गए हैं। यदि आप उत्तर पढ़ोगे तो आपको देखते ही याद होगा, क्योंकि प्रोफेसर के द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए यहाँ पर कि दक्षिणी अफ्रीका का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। दक्षिण अफ्रीका का एक संतुलित, जी हाँ, दक्षिण यानी कि साउथ अफ्रीका का एक संतुलित भौगोलिक विवरण आपको प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक,
तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर बात कर ले तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ लगती है। जबकि यहाँ पर लुसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी विस्तार से हम लोग आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल सारे कंटेंट फ्री में मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब ही तो करना है ना, सब्सक्राइब कर दो। आधुनिक मानव की बसाई दक्षिण अफ्रीका में 1 लाख साल पुरानी है। यूरोपियन लोगों के आगमन के दौरान क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक स्थानीय लोग आदिवासी थे जो अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 साल पहले आए थे। चौथी 5वीं सदी के दौरान बंतू भाषी आदिवासी दक्षिण को और बढ़े। दक्षिण अफ्रीका को वास्तविक निवासियों खोई सान लोगों को विस्थापित करने के साथ साथ उनके साथ शामिल हो गए। यूरोपीय लोगों के आगमन के दौरान कोसा और जुलू 2 बड़े समुदाय थे। तो इसके बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। फिलहाल आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका प्यारे दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और आपके मन में किसी तरह के सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, ऑस्ट्रेलिया के भू आकृतिक इकाइयों की विशेषताओं की व्याख्या करें। ऑस्ट्रेलिया के भू आकृतिक इकाइयों की विशेषताओं की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के भूगोल में भारी विविधता देखे के मिले। इसके बाद कई किस्म जीव भूगोलीय क्षेत्र एवं दुनिया के सबसे छोटा महाद्वीप में पाए जाने वाले हैं। जबकि दुनिया के 6वां सबसे यहाँ पर बात कर ले ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर आबादी काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। फिलहाल थोड़ा इसका मैं कुछ आपको बता दूं इसके बारे में। ठीक, प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत फैला है। इस पर्वतमाला को ऑस्ट्रेलिया ऑफ्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये विश्व में चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोट्स। ओके, इस पर्वत श्रेणी से 2 नदियां मर्रे एवं डार्लिंग निकलती है। ठीक है, आगे चलकर ये दोनों नदियां मिल जाती है, संयुक्त रूप से मर्रे डार्लिंग कहलाती है। ठीक है, नदी कहलाती है। आगे जाकर एडिलेड के पास दक्षिणी महासागर में गिर जाती है। मर्रे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी रवीना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गेहूं की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भी सभी प्रमुख शहर बसते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा का मुख्य भूमि पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा काफ़ी सूखा है, जिस कारण से ये कई मरुस्थल पाए जाते हैं। मुख्य मरुस्थलों का विवरण है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद ग्रेट सेंटी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, ये सारे एसएससी रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये नाम सुनने में काफ़ी प्यारा सा आपको लग रहा होगा, मर्ले डार्लिंग बेसिन। ठीक है, तथा उसकी सहायक डार्लिंग तथा मरम्बिस नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ समतल व उपजाऊ मैदान है। इस प्रदेश के अंतर्गत न्यू साउथ वाल्स, विक्टोरिया का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्व भाग सम्मिलित है। इस नदी घाटी के पूर्व व दक्षिण ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा पश्चिम में बैरियर पर्वत है। ठीक है, उत्तर में ये ग्रे पर्वत इससे आयर झील के निम्न प्रदेश से अलग करता है। ठीक है, मर्रे डार्लिंग बेसिन का उत्तरी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण कम वर्षा पाता है। ठीक है, यहाँ पर पेरियरी इसके बाद दक्षिणी भाग में वर्षा मुख्यतः जाड़े में होती है, अतः भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। जाड़े का औसत तापक्रम की बात कर ले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मी की बात कर ले तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर गर्मी जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, इस बेसिन का उत्तरी भाग समशीतोष्ण घास के मैदान में ढका हुआ रहता है। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ब्राजील के कौवा प्रदेश का भौगोलिक वृत्तांत। जी हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात कर ले तो पेपर 5 में जो है आपको सभी देशों के बारे में, भू आकृतिक के बारे में पूछा जाएगा। उसकी भू आकृति किस प्रकार है, जलवायु किस प्रकार है, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री कंटेंट दिए जा रहे हैं। आपके घर में जितने भी फ़ोन है सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार हो जाता है तो यहाँ पर सभी ऑनर्स तथा सब्सिडी पेपर के प्रोफेसर के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएंगी। तो आपके छोटे भाई बहन जितने भी हैं आस पड़ोसी के, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क होगी और सिर्फ प्रोफेसरों के द्वारा होगी। ठीक है, और इसके बाद बात कर लें इन सभी प्रश्नों के उत्तर का, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको कल तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बार फिर से बता दो यार, एक सब्सक्राइब तो कर दो यार, फ्री में सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री में। तो गुरु दक्षिणा के नाम से भी आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना, प्लीज़ 1 सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।